आज हम लोग क्लास 10th का थेल्स प्रमेय को हम लोग सीखने वाले हैं। इस थेल्स प्रमेय को हम लोग एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम है आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय। देखिए ये प्रमेय कहता क्या है। प्रमेय जो है एक साधारण सा गणित का एक भाषा होता है। इस भाषा को हम लोगों को पहले प्रूफ करना होता है और इसी प्रूफ किए गए बातों का इस्तेमाल करके हम लोग जो है आगे गणित को जो है वो सोल्व करते हैं। तो किसी भी प्रमेय में मेनली जो है साबित करने के लिए 4 स्टेप से आपको गुजरना पड़ेगा। स्टेप नंबर फर्स्ट है कि साधारण प्रतिज्ञा। साधारण प्रतिज्ञा क्या होता है? साधारण प्रतिज्ञा जो है वो सिंपली जो आपका प्रमेय का जो कथन होता है उसी बात को हम लोग साधारण प्रतिज्ञा में लिखते हैं। तो जरा देखते हैं हम लोग कि थेल्स प्रमेय का जो साधारण प्रतिज्ञा है वो क्या कहता है। आप लोग जरा बढ़िया से समझिएगा। थेल्स प्रमेय का साधारण प्रतिज्ञा कहता है, इसी को हम लोग कथन कहते हैं। इसकी बातों को जरा समझते हैं हम लोग। कहता है कि किसी त्रिभुज में, कोई भी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा। सपोज कीजिए कि मेरे पास कोई एक ये त्रिभुज है, मेरे पास कोई एक ये त्रिभुज है। इसका हम अपनी सुविधा के लिए नाम दे देते हैं ए, बी और ये क्या है सी। जवाब दीजिए आप लोग। हाँ, तो कहता है कि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा। इस त्रिभुज में आप कोई भी एक भुजा के समांतर आप रेखा खींच दीजिए। मान लिया जाए मेरे पास एक भुजा ये है, तो इसी भुजा के समांतर हमने एक रेखा खींच दिया है। ये जो रेखा खींचा है वो किसके समांतर है? इस बीसी के समांतर है। तो कहता है कि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को, इस भुजा के समांतर आपने रेखा खींचा तो अन्य दो भुजाओं को, ये जो ए बी और ए सी है, अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर काटती है। ये देखिए इस भुजा को और इस भुजा को इस दो बिंदु पर ये कट कर रही है। मान लिया जाए ये डी पॉइंट है और ये कौन सा पॉइंट है? ई पॉइंट है। अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर काटती है उन्हें समान अनुपात में विभाजित करती है। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि अगर इस त्रिभुज ABC में इस DC के समानांतर आपने DE खींचा है तो थेल्स प्रमेय का कहना है कि इसका जो अनुपात होगा वो आपस में क्या होगा? समान होगा। अर्थात इधर से आप चलेंगे तो A से लेके कहां तक? D तक। A से लेके D तक। अनुपात कहने का मतलब होता है बट्टा। D से लेके कहां तक? B तक। यानी AD बटा में क्या? DB का जो मान होगा वो बराबर होगा AE बटा में EC के। थेल्स प्रमेय का जो कथन है वो यही कहता है कि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर काटती है उन्हें समान अनुपात में विभाजित करती है। मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एक त्रिभुज ABC है ना। इस त्रिभुज ABC में जो भुजा BC है, इस भुजा BC के समानांतर हमने DE एक लाइन खींचा है। तो जब BC के समानांतर हमने DE लाइन खींचा है तो इस AB भुजा और AC को जो है ये D और E बिंदु पर कट करता है। तो प्रमेय ये कहता है कि इसका जो अनुपात होगा वो आपस में क्या होगा? बराबर होगा। अर्थात A से लेके D तक और D से लेके B तक इसका जो मान होगा, अनुपात जो होगा वो बराबर होगा A से लेके E तक और E से लेके C तक। समझ पा रहे हैं? अब हम जरा इसका मुख्य या विशेष प्रतिज्ञा जानते हैं। मुख्य या विशेष प्रतिज्ञा में क्या होता है? तो मुख्य या विशेष प्रतिज्ञा में जो भी आपने साधारण प्रतिज्ञा में बातें लिखा है उसके अकॉर्डिंग आपको जो है उसका डायग्राम बनाना होगा, फोटो बनाना होगा। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर इसके लिए हम एक साधारण सा एक त्रिभुज ABC बना लेते हैं। हम क्या बना रहे हैं? एक त्रिभुज ABC। इसका नाम हम दे रहे हैं ये A बिंदु, ये B बिंदु और ये C बिंदु। इस त्रिभुज ABC में हम भुजा जो BC है इसके समानांतर एक DE लाइन खींच रहे हैं। क्या खींच रहे हैं? DE लाइन खींच रहे हैं। ध्यान दीजिएगा। माना कि ABC कोई क्या है? त्रिभुज है जिसमें ABC कोई त्रिभुज है जिसमें BC के समानांतर क्या है? DE है।
जिसमें BC समानांतर DE है। तो हमें क्या साबित करना है वो बात जरा लिख रहे हैं। हमें साबित करना है कि, क्या साबित करना है आप बता सकते हैं? बिल्कुल, अनुपात जो होगा वो समान होगा, अर्थात A से लेके कहां तक? D तक। AD अब बटा में क्या? DB। AD बटा में DB बराबर होगा किसके? AE अब बटा में EC। इसी चीज को हम लोग कहते हैं थेल्स प्रमेय, या इसी का एक और नाम है आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय। अक्सर ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। हम लोग को अभी तक केवल ये पता चल पाया है कि साबित क्या करना है। अब इस चीज को साबित करने के लिए हमें जो है इसमें कुछ रचना करना पड़ेगा। रचना समझते हैं? इस फोटो में हमें कुछ कुछ जो है बातें अपने मन से इसमें ड्रॉ करने होंगे, ताकि हम इस AD बटे DB और AE बटे EC के अनुपात को बराबर कर सकते हैं। तो हम यहां पर चलते हैं रचना में। कहां चलेंगे? रचना में। रचना में आपको करना क्या है, जरा ध्यान से सुनिएगा। आपको रचना में यह करना है कि E बिंदु से इस AD पर लंब डाल देना है। ध्यान दीजिएगा, इस पर क्या डाल देना है? लंब डाल देना है। इस बिंदु को हम M कह दे रहे हैं, और इसी तरह से D बिंदु से AE पर लंब डाल देना है। यह किस बिंदु पर मिल रहा है? किसी न किसी बिंदु पर मिला होगा, N पर। तो आपने रचना में क्या किया है कि EM लंब जो है वो AD पर डाला है, और DN लंब जो है वो AE पर डाला है। साथ ही साथ हम एक काम और कर रहे हैं कि बिंदु B को E से मिलाया तथा C को D से मिलाया। कर सकते हैं इतना काम? चलिए ध्यान दीजिएगा। हमने जो रचना में काम किया है, उस रचना में जो भी काम किया है उसे हमें यहां पर क्या करना होगा? लिखना होगा। आप बोल सकते हैं यहां से हमने क्या किया है। हमने रचना में EM जो है वो लंब डाला है किस पर? AD पर। यानी यहां पर कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री। यहां पर भी कितना होगा? 90 डिग्री। EM लंब जो है वो किस पर है? AD। तथा और क्या किया हमने? DN जो है वो लंब है किस पर? AE पर। साथ ही साथ एवं और क्या किया है? एवं हमने C को D से तथा B को E से मिलाया। बोलिए क्या लिखें? C को D से तथा B को E से क्या किया? मिलाया। इतना हो जाने के बाद हमें जो है अब इसके प्रमाण की ओर चलना है। कहाँ चलना है? प्रमाण की ओर। प्रमाण कहने का मतलब ये जो बात हम लोग को प्रूफ करना है, इसी प्रूफ को हमको लाना है। तो इसके प्रमाण के लिए हम लोग चलेंगे। तो प्रमाण में सबसे पहले आप बात समझ लीजिए कि हम लोग को इसे कैसे प्रूफ करना होगा। प्रमाण के लिए आपको जहां जहां हम स्केच से ये त्रिभुज को डिनोट करेंगे, वहां वहां वाले आप त्रिभुज में चलिएगा। आप देखिए, सबसे पहले एक बिंदु A है, एक D है और एक E है। आप सबसे पहले इस त्रिभुज में चलेंगे। कहां कहां चलेंगे? ADE में। बस जस्ट उसके लगे हाथ नीचे चले आइए DBE में। कहां कहां चल रहा है जरा बात सुनिएगा। दो त्रिभुज हमने अभी आपको बताया है, एक ADE में और एक DBE में। दो त्रिभुज में चलने के बाद फिर आपको इसी त्रिभुज में चलना है, लेकिन अब की बार इस साइड से चलना है, यानी AED में और उसके बाद ECD में। हमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 बार निकालना है। 4 बार। कितना बार निकालना है? 4 बार। कैसे कैसे? ADE का, उसके बाद फिर DBE का, उसके बाद AED का, उसके बाद ECD का। हम सबसे पहले एरिया निकालेंगे त्रिभुज ADE का, एरिया ऑफ त्रिभुज ADE का। तो किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। हम यहां पर लिखना चाह रहे हैं 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। समझ पा रहे हैं? चलिए, तो यहां से लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बराबर क्या हो जाएगा? 1/2
आपको ऐसा नहीं लगता है कि इस त्रिभुज में अगर चलेंगे तो इस त्रिभुज ADE में ये जो है आपका आधार है और ये जो है आपका ऊंचाई है। आधार कौन हो जाएगा AD और ऊंचाई कौन हो जाएगा EM। आधार आपका कौन होगा AD और ऊंचाई कौन हो जाएगा EM। तो आधार के जगह पर लिख देंगे AD और ऊंचाई के जगह पर क्या लिख देंगे EM। इसे हम लोग समीकरण नंबर फर्स्ट कहते हैं। क्या कहेंगे? समीकरण नंबर फर्स्ट। बस अब जस्ट इसके नीचे आइए, इसके नीचे आइए। तो इसके नीचे आइएगा तो कौन सा त्रिभुज मिल रहा है? DBE। तो निकालेंगे हम एरिया ऑफ त्रिभुज DBE। इसके लिए भी फॉर्मूला वही होगा 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो आधार आप किसको मानेंगे? DB को मानेंगे। आधार किसे मानेंगे? DB को। और ऊंचाई के लिए देखिए, जो ऊंचाई आपने ऊपर वाले त्रिभुज में लिया था, ये वाले ADE में जो ऊंचाई आपने EM लिया था, इसमें भी आपको ऊंचाई वही ले लेना है। अर्थात इसका भी ऊंचाई क्या लेंगे? EM ही लेंगे। क्या लेंगे? EM ही। इसे हम लोग इक्वेशन नंबर 2 कह दें। अब आप जरा ध्यान से देखिए कि आपको लाना है AD/DB। क्या लाना है? AD/DB। अगर हम इस समीकरण 1 और समीकरण 2 को डिवाइड कर दें तो 1/2 से 1/2 खत्म हो जाएगा, EM से EM खत्म हो जाएगा, तो आपका AD/ क्या आ जाएगा? DB आ जाएगा। तो हमें क्या करना होगा? समीकरण 1 भाग समीकरण 2 करने पर बोलिए क्या प्राप्त होगा? LHS को भाग देंगे LHS में और RHS को भाग देंगे RHS में। तो बोलिए यहां से क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ त्रिभुज ADE। अब बटा में क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ त्रिभुज DBE बराबर क्या होगा? इधर से कट कुट के क्या बचेगा आपका? 1/2 से 1/2 खत्म हो जाएगा, EM से EM खत्म हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा? AD अब बाई क्या? DB। इसे हम लोग इक्वेशन नंबर 3 कह देंगे। इसे हम लोग क्या कह देंगे? इक्वेशन नंबर 3। इसी तरह से हम लोग आगे चलते हैं उस साइड में, ठीक है। अब हम लोग जो है इसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे इधर की ओर से AED का। AED का तो यहां पर लिखना होगा एरिया ऑफ त्रिभुज AED का। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो इसके अनुसार देखा जाए तो आधार कौन हो जाएगा? AE हो जाएगा। आधार कौन होगा? AE। और ऊंचाई कौन सा हो जाएगा? DN। ऊंचाई कौन सा हो जाएगा? DN। इसे हम लोग इक्वेशन नंबर कितना कह देंगे? यहाँ हमारा इक्वेशन नंबर 3 हो गया है, तो इसे हम लोग इक्वेशन नंबर क्या कह देंगे? 4। इसी के बाद लगे हाथ इसका क्षेत्रफल और नीचे चलेंगे एक और त्रिभुज में ECD में। एरिया ऑफ त्रिभुज ECD। तो इसका भी क्षेत्रफल का फॉर्मूला वही होगा 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो आधार का वैल्यू कौन सा होगा? EC। आधार कौन सा हो जाएगा? EC। और गुने ऊंचाई कौन सा होगा? तो जिस तरह से इधर की ओर चले थे तो इस वाले त्रिभुज में ऊंचाई यही इसी वाले को लिए थे, उसी तरह से इधर की ओर चल रहे हैं तो इस वाले त्रिभुज में भी ऊंचाई किसको लेंगे? जो ऊपर वाला में था, DN को ही लेंगे। किसे ले लेंगे? DN को। तो इसे हम लोग क्या कह देंगे? इक्वेशन नंबर 5। इधर से देखिए हमें AE/EC लाना है। तो AE/EC कब आएगा? जब हम इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। दोनों इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। तो करेंगे हम यहां से समीकरण 4 भाग समीकरण 5 करने पर बोलिए LHS को डिवाइड करना पड़ेगा LHS में और RHS को डिवाइड करना पड़ेगा RHS में। तो एरिया ऑफ त्रिभुज AED बाई एरिया ऑफ त्रिभुज ECD बराबर क्या होगा? बोलिए इधर से 1/2 से 1/2 खत्म हो जाएगा, इधर DN से DN खत्म हो जाएगा। तो AE बटा में क्या आ जाएगा? EC। इसे हम लोग इक्वेशन क्या कह देंगे? 6। इसे इक्वेशन नंबर हम लोग ने 6 कहा है। अब जरा एक बात समझने वाली है, AD/DB हमारे पास आ गया है इक्वेशन 3 में। AD/DB हमारे पास आ गया इक्वेशन 3 में और AE/EC आ गया है इक्वेशन नंबर 6 में।
इन दोनों को बस केवल बराबर कर देना है। आप जरा हमें यह बताइए कि इस वाले इक्वेशन नंबर 3 को जरा देखिए, एरिया ऑफ त्रिभुज ADE है, एरिया ऑफ त्रिभुज ADE है और नीचे में एरिया ऑफ त्रिभुज DBE है। यहां पे देखिए तो इसी को हम लोग ADE के जगह पर AED लिखे हैं और नीचे वाला त्रिभुज कौन सा है, ECD। अगर ये वाला क्षेत्रफल और ये वाला क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा तो इसका LHS के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो RHS को आराम से बराबर किया जा सकता है। तो 9th क्लास में एक थ्योरम पढ़ना है कि एक ही आधार पर दो समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में बराबर होता है। हम यहां पर लिखना चाहते हैं कि चूंकि दो समांतर रेखाओं के बीच, दो समांतर रेखाओं के बीच एक ही आधार पर बने दो त्रिभुज के क्षेत्रफल आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आप जरा यहां पर एक ध्यान दीजिएगा कि आपके पास दो समांतर रेखा कौन कौन है। BC जो है वो समानांतर है किसके, D के, और इसी एक ही आधार पर आपके पास दो त्रिभुज बन रहा है कि ये DBE और एक त्रिभुज बन रहा है इधर से ECD। ये दोनों दो समांतर रेखाओं के बीच एक ही आधार पर बन रहा है, तो इन दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ये प्रमेय कहता है। तो हम यहां से लिख सकते हैं, इसलिए एरिया ऑफ त्रिभुज DBE, एरिया ऑफ त्रिभुज DBE बराबर हो जाएगा किसके, एरिया ऑफ त्रिभुज ECD के, एरिया ऑफ त्रिभुज ECD के। अब आप क्या कर दीजिए कि इक्वेशन 6 में इस ECD के जगह पर आप DBE रख दीजिए। क्या रख दीजिए, DBE। जरा चलिए इक्वेशन 6 से, समीकरण नंबर 6 से। तो समीकरण नंबर 6 से चलिएगा तो एरिया ऑफ त्रिभुज AED या इसी को ADE कहेंगे। नीचे में देखिए क्या है, एरिया ऑफ ECD है, एरिया ऑफ ECD है। इस एरिया ऑफ ECD के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ त्रिभुज DBE, त्रिभुज DBE बराबर क्या हो जाएगा, AE अब बटा में क्या, EC। इसे हम लोग इक्वेशन नंबर क्या कह देंगे, 7। अब इक्वेशन 3 को और इक्वेशन 7 को देखिए, इक्वेशन 3 को और इक्वेशन 7 को देखिए। LHS के क्या है, बराबर है, तो RHS के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो हम चलेंगे समीकरण 3 तथा कहां से, 7 से, है ना। ये दोनों चीज आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। AD बटे DB बराबर AE बटा में EC। यही चीज जो है हमें प्रूव करना था। क्या आपको बातें समझ में आई, क्या क्या करना था इसमें? चलिए इसको लिख लीजिए।